डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से सिलेबस है, टॉपिक है, अब उस हिसाब से आपको कैसे कैसे चलना है आगे, और किसमें आपके 3 मार्कर 15 मार्कर और 3 मार्कर सॉरी इस समय तो 11 मार्कर हो गए, 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर आएंगे। तो पहले सिलेबस के कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये आपका यूनिट 5 है, पेपर थर्ड की यूनिट 5 में आपका मैथ्स है। तो पेपर थर्ड की यूनिट 5 में आपका मैथ्स है, तो हम मैथ्स पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक है आपके यहाँ पर। पहला टॉपिक है आपका संख्याओं वाला, संख्याएं एवं प्रकार एवं संख्याओं के प्रकार है, ठीक है, ये पहला टॉपिक है आपका। सेकेंड टॉपिक आपका इसी में आता है इकाई मापन की पद्धतियां, इकाई मापन की पद्धतियां, ये दूसरा टॉपिक है आपका। इसके बाद एक टॉपिक है आपका यहाँ पर, तीसरा टॉपिक है समीकरण एवं गुणनखंड वाला टॉपिक है, समीकरण एवं गुणनखंड के बाद आपका आएगा यहाँ पर आप देखेंगे एक टॉपिक आपका आता है यहाँ पर लाभ और हानि वाला। कौन सा टॉपिक आएगा? लाभ और हानि, लाभ एवं हानि, ये एक टॉपिक है आपका। ये सारे टॉपिक दोस्तों अंक गणित के अंतर्गत आते हैं, गणित की शाखाएं अलग अलग हैं, ये सब हम अंक गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास आता है प्रतिशत आता है दोस्तों। प्रतिशत के बाद एक टॉपिक आपका आता है आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास आता है अनुपात एवं समानुपात, उसको भी लिख देता हूं, अनुपात एवं समानुपात। इसके बाद एक अलग से टॉपिक सांख्यिकी वाला, सांख्यिकी में आपकी प्रायिकता है, प्रादर्श के प्रकार हैं, ये सारी चीजें। तो पहले हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस का एक ऊपर आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। संख्या एवं प्रकार क्या है, उसके बाद इकाई मापन की पद्धतियां, समीकरण। तो दोस्तों हमको एमपीपीएससी में जब भी हम प्रिपरेशन के लिए घुसते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर का कौन सा प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ संख्याएं एवं प्रकार से, आप जानते हैं इसमें जनरली सी बात है कि इससे 3 मार्कर के ही प्रश्न बनने की संभावना है, कहीं ना कहीं हो सकता है 5 मार्कर बन जाए, पर आप ये श्योर जानते हैं कि 11 मार्कर इससे बनने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती। तो हमको इन सारे टॉपिक से ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि किस टॉपिक से कौन सा आपका कितने मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मेरे को पता है या आपको भी पता है कि सांख्यिकी से प्रतिवर्ष एमपीपीएससी 11 मार्कर क्वेश्चन, या पहले जब 15 मार्कर था तो वहां से ही आता है, पर अभी यहाँ पर लाभ हानि और प्रतिशत जैसे टॉपिक हैं तो इनसे भी बन सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते, पर कुछ टॉपिक तो हमको ये समझने चाहिए कि इससे 11 मार्कर नहीं बनेगा। जैसे संख्याओं वाले से 11 मार्कर नहीं बन सकता, ये पता है हमको पता है प्रतिशत वाले से भी बहुत कम चांसेस रहेंगे, इकाई मापन की पद्धतियां से बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे कि 11 मार्कर बने, 5 मार्कर के भी रेयर चांस रहेंगे। तो ये हमारे ये चीजें हमको ध्यान में रख के और उस हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक संख्याओं एवं प्रकार से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे लगातार आएंगे क्लासेस में इकाई मापन की पद्धतियां और ये सारी चीजें करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज उठाता हूं जिसका नाम है संख्याएं एवं संख्याओं के प्रकार। लिख लेता हूं टॉपिक का नाम, संख्याएं एवं प्रकार। दोस्तों संख्याएं जब आती है, संख्या आती है तो इसमें देखिए आप क्या क्या चीजें होती हैं। आप देखते हैं कोई भी चीज आप मूल रूप से किससे बन के होती है, मैथ जो है तो वो संख्याओं से ही मिलकर, मैथ का जो बेस है फंडामेंटल है वो संख्या ही है। जैसे आप कहते हैं फिजिक्स 7 मूल राशियों से मिलकर बनती है, जैसे आप कहते हैं हिंदी 12 खड़ी से मिलकर बनती है या जितने उसमें वर्णमाला है उनसे मिलकर बनती है, इंग्लिश अपने 26 अक्षर से मिलकर बनती है, वैसे ही मैथ जो है संख्याओं से मिलकर बनती है। उसमें आगे चीजें पीछे चीजें जुड़ती हैं, पर मैथ का मूल जो फंडामेंटल है वो संख्याएं हैं। तो संख्याओं को हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए संख्याओं से हम क्या क्या पढ़ेंगे। संख्याओं में अगर मैं फंडामेंटल बात करूं, मूल रूप से बात करूं, तो आपके पास 9 संख्याएं होती हैं। 9 संख्याएं कौन कौन सी? आप बोलेंगे सर कौन कौन सी 9 संख्याएं? तो 9 संख्याएं मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। तो 9 संख्याएं आप देखेंगे, सबसे पहले यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों ये जो 9 संख्याएं हैं यही गणित की मूलभूत अवधारणा यहीं से स्टार्ट होती है।
इन्हीं संख्याओं को हम मूल संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संख्या। अगर आपसे 3 मार्कर में पूछ ले कि भैया मूल संख्या बता दो, मूल संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताओगे 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं मूल संख्याएं कहलाती हैं। 3 मार्कर में आपका कंप्लीट, आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे 0 से लेकर 9 तक की संख्या मूल संख्याएं कहलाती हैं। मूल संख्याएं, अब मूल संख्याओं से मिलकर जो अन्य संख्याएं बनेगी उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न संख्याएं। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न संख्याएं। व्युत्पन्न संख्याएं, व्युत्पन्न संख्याएं। व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अब आपको देखना है। देखिए मूल संख्याएं, अब जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं मूल राशियां फिर व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। वैसे ही मैथ में जो व्युत्पन्न संख्याएं क्या होंगी? जो मूल संख्याओं से मिलकर बनेगी। अब मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल संख्याएं हैं, तो व्युत्पन्न संख्याएं क्या होंगी? तो अदर देन इट, जो इनसे मिलकर बनेगी। मतलब आप देखिए जैसे आपका लिख दिया मैंने 11, तो 11 किससे बना? 11 किससे बना? मूल संख्याओं से बना ना। 1 फंडामेंटल तो वही है। आप कोई सी भी संख्या ले लेंगे उसका फंडामेंटल यही है, तो वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न संख्याएं। मतलब अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे कि जिन संख्याओं का निर्माण मूल संख्याओं से होता है, जिन संख्याओं का निर्माण मूल संख्याओं से होता है उन्हें व्युत्पन्न संख्याएं कहते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके हुए कि मूल, यहाँ पर व्युत्पन्न संख्याएं आपको परिभाषा लिखनी है। तो जिन संख्याओं का निर्माण मूल संख्याओं से होता है, मूल संख्याओं से होता है, वो क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न संख्याएं। तो आपको मूल संख्या पता चली और व्युत्पन्न संख्या पता चली। अब व्युत्पन्न संख्या, जो व्युत्पन्न संख्या है, व्युत्पन्न संख्या देखिए आप, व्युत्पन्न संख्याएं, व्युत्पन्न संख्याएं, संख्याओं का ये सारी चीजें जो बता रहा हूं आपको 3 मार्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ की संख्याएं और प्रकार। तो ये संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, तो ये व्युत्पन्न संख्याएं कौन कौन सी होंगी हम ये देखेंगे। व्युत्पन्न संख्याओं के दोस्तों मूल रूप से 3 टाइप आपको याद रखने हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के हिसाब से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। आप कहीं और लेक्चर देखेंगे, कई बार आपको कोई पढ़ाता है तो सीधे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वो अलग डिवीजन है। यहाँ पर आप, यहाँ से अगर आप एमपीपीएससी एक स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये चीजें पढ़नी, मूल संख्याएं क्या है, व्युत्पन्न संख्याएं क्या है। तो अब हम व्युत्पन्न संख्याओं पर जाते हैं। तो व्युत्पन्न संख्याओं को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला टाइप आएगा दोस्तों आपका, आएगा यहाँ पर वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। पहला पार्ट आएगा वास्तविक संख्या। दूसरा पार्ट आएगा दोस्तों काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या आएगा। और तीसरा पार्ट आपका यहां पर आता है मिश्रित संख्या। क्या आएगा? मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्या। तो आपकी जो यहाँ पर व्युत्पन्न संख्याएं हैं 3 टाइप से डिवाइड हो गई है मेरे पास। एक तो है वास्तविक संख्या, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। एक होती है मिश्रित संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 3 टाइप आपके हो गए हैं। शुरू से आपको सारी चीजें समझ में आई। मूल संख्या, व्युत्पन्न संख्या, फिर वास्तविक, व्युत्पन्न संख्या में हम गए तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। चलिए इन पर चर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है और मिश्रित संख्या क्या होती है। तो आइए अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं कि आपका यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, व्युत्पन्न संख्याएं बताई। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न में मैं आपको तीनों चीज अच्छे से डिफाइन कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। पहली चीज तो मैंने आपको बताई है यहाँ पर वास्तविक, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद एक नंबर आता है काल्पनिक, क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इसको इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसके बाद आपके पास एक आता है यहाँ पर मिश्रित, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिश्रित है, मिश्रित कर दो भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतनी चीजें हुई आपके पास। अब देखिए, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जितने भी नंबर जानते हैं, मतलब कोई भी नंबर जो आपसे बोल दिया जाता है, जो रियल है, जो नंबर हम देख रहे हैं, जो भी नंबर सोचे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसे जनरली बता दिया, लेकिन मेरे को 3 मार्कर में लिखने आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा?
तो आपको आएगा वास्तविक संख्या। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। क्या लिख देंगे? वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखना हो मैं लिख देता हूं यहां पर, वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर अब कुछ लोग परेशान हो गए कि संख्या रेखा क्या होती है। अभी बता रहा हूं संख्या रेखा क्या होती है। जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निरूपित किया जा सकता है। थोड़ा सा एमपीपीएससी में ऐसी लैंग्वेज आपको लिखना है तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाते हैं कि वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अब क्या होती है संख्या रेखा? 2 मिनट में जानते हैं इसका आगे का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हम नंबर इसमें देखेंगे संख्या पद्धति में। तो देखिए दोस्तों, आप मान के चलिए ये एक रेखा होती है संख्या रेखा, आप सभी को पता है ये एक रेखा होती है। इस रेखा में बीच में शून्य होता है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इस तरफ सारे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं का मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक ये जाती है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। अब आप कोई सा भी नंबर कल्पना कर लीजिए, जब ये इनफाइनाइट तक जाती है तो इस संख्या रेखा में वो नंबर होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, उदाहरण के रूप में बता दीजिए। तो मैं कह दूं अगर आपसे कि 25, तो इस संख्या रेखा में पॉजिटिव 25 अगर मैंने बोला है तो आगे जाके कहीं ना कहीं 25 मिल जाएगा। तो ये संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। मैं आपसे बोल दूं 2.5, तो यहाँ पर आपका 2 है और ये 3 है, इसके बीच में 10 डिवीजन होते हैं तो यहाँ पर 2.5 बीच में मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या ये भी वास्तविक नंबर है? तो हाँ भाई ये भी वास्तविक नंबर है। तो ये सारी चीजें मतलब जो कोई सी भी संख्या, यहाँ ऐसी नेगेटिव में -3 वास्तविक नंबर है क्या सर? हाँ वास्तविक नंबर है। सर क्या -3/2 वास्तविक नंबर है? हाँ वास्तविक नंबर है। तो वो सारी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं में आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है सारी चीजें। अब देखिए संख्या रेखा पर जिसको निरूपित, आप बोलोगे सर कौन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई सी भी लिख लो, यहाँ पर 32 लिख लिया आपने, हाँ है। इसके बाद आपने बोला -3 है, ये सारी क्या उदाहरण के रूप में, ये सब वास्तविक संख्या है। 2.6 है तो हाँ है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये अपनी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब आता है दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी काल्पनिक दुनिया की बात। काल्पनिक दुनिया आप समझते हैं ना कि एकदम डिवाइन वर्ल्ड की बात कोई कर रहा है, कल्पना कर रहे हैं, हमको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। तो नंबर में भी ऐसी कल्पना होती होगी। क्या होती है? नंबर में भी ऐसी कल्पना होती होगी। अब वास्तविक दुनिया की जब मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे कोई कुछ भी बोलते रहता है, आप देखते हैं फिल्मी टाइप का बोलते रहता है कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो राहों में तेरी सितारे सजाते। तो ये क्या है? कल्पना है, ये सच्चाई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या ऐसे ही मैथ में लोग कल्पना कर लेते हैं कि भयंकर कल्पना कर लेंगे कि 2 + 2 4 कैसे होता है, वो कल्पना। ये सारी चीजें तो हालांकि वास्तविक है। ऐसी कई कल्पना कर लेते हैं कि -2 ऐसा वैसा बहुत सारे। तो ये काल्पनिक नंबर की अब मैं बात करने जा रहा हूं। तो काल्पनिक आप समझ गए ना, जो रियल में है नहीं, बस कल्पना की जा सकती है, तो उसका कोई सिंबल बना दिया जाएगा जब रियल में नहीं है। तो आप इसकी परिभाषा तो समझ गए होंगे। एमपीपीएससी का स्टूडेंट सबसे सरल परिभाषा यही जानता है, सबसे सरल अंतर कि अगर जैसे किसी से बोल दिया कि वे संख्याएं जो समस्त संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं तो वो वास्तविक संख्या है, तो उसका उल्टा लिख देना है कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती वो काल्पनिक संख्या है। बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया एमपीपीएससी के स्टूडेंट को सबसे सरल उत्तर यही लगेगा। तो आपका यहाँ पर उत्तर यही बनेगा कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती वे काल्पनिक संख्याएं हैं। आप बोलेंगे सर आपने ये डेफिनेशन तो बता दी, उदाहरण भी बता ही दीजिए। तो उदाहरण आपको बता देता हूं, आपको इसके उदाहरण बताता हूं। देखिए काल्पनिक संख्या डेफिनेशन आपको बता दी, आप समझ गए होंगे क्या लिखना है कि वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। कहां निरूपित नहीं किया जा सकता? संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, अब बोलेंगे सर ऐसी कोई संख्या तो बता दो, है ना, ऐसी कोई संख्या बता दो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे एमपीपीएससी में हो,
दुनिया का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहां सिर्फ वास्तविक संख्याओं की बात होती है। हम तो काल्पनिक रेखा संख्याओं की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि 3 नंबर में हम लिख सकें, तो इसके अंदर का डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। तो हम काल्पनिक संख्या, मैंने बताया कि संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती। आप बोलोगे सर बता दीजिए उदाहरण की कौन सी संख्या निरूपित नहीं की जा सकती। आपको मैंने अगर कहा कि दोस्तों आप √9 का जो है तो ये वर्गमूल आप निकाल दीजिए, तो आप बोलोगे सर 3 आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कोई अजीब टाइप का इंसान आएगा, वो बोलेगा √9 लिख देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ। अब कोई बता सकता है क्या इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? चलो निकालने की कोशिश करता हूं मैं, आप लोग भी देखना मेरे साथ। अब यहाँ -√9 लिखा है तो √3 इंटू √3 ऐसे लिखेंगे ना इसको, इंटू अब माइनस का ये है ना माइनस का साइन, इसको भी तो निरूपित करना है, तो -1 लिख देता हूँ, अंडर में -1 लिख देता हूँ, ठीक है। अंडर में -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ये लिखा मैंने, अब आप इसका तो वर्गमूल निकल आया, 3 आ जाएगा, 3 और अंडर में -1 आ गया, तो ये कहां से पूरा नंबर हुआ? वास्तविक संख्या हुई क्या? यहां नहीं हुई ना। अब आपने अभी ये आप अपने 9वीं 10वीं 12वीं कक्षा जहां पे जो कोई पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है अंडर की वैल्यू को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो ये हो जाएगा 3i। आई को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। लोटा नहीं बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आयोटा समझते हैं आप लोग? IOTA, आयोटा। ये आई को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब काल्पनिक होता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखने के लिए रख सकते हैं, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो आयोटा हो गया, ये 3i हो गया। तो आप लोग ये बात को समझिए, ये काल्पनिक नंबर है, इसकी कोई जो है रियलिटी नहीं है। तो ये हो गया आपका काल्पनिक नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आप लोग ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक नंबर क्या होता है और वास्तविक नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये आयोटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब माइनस में कोई भी घात है, ये है वो है, तो इन चीजों को हम काय में लेते हैं? काल्पनिक नंबर में लेते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, एक उदाहरण लिख दीजिए, कोई सा भी उदाहरण लिख दीजिएगा, -√25 कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक आता है मिश्रित संख्या। ये और भी सरल है भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दीजिए तो आपकी कौन सी संख्या बन जाएगी? मिश्रित संख्या बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याओं प्लस काल्पनिक संख्याओं के मिलने से। डेफिनेशन आप पूरी लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वास्तविक प्लस काल्पनिक, है ना, ठीक है। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या के मिलने से क्या बन जाएगा? मिश्रित संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। कोई भी नंबर लिख दीजिएगा। 4 ये वास्तविक संख्या है, 4 वास्तविक संख्या है, प्लस 3i लिख दिया मैंने, ये काल्पनिक संख्या है। तो दोनों के मिलने से क्या बन गई है? मिश्रित संख्या बन गई है। मैंने लिख दिया 5 - 6i, माइनस में भी लिख सकता हूं, तो बोले सर क्या बन गई है? मिश्रित संख्या बन गई है। मैंने लिख दिया -7 + 6i, बोले सर क्या बन गया? मिश्रित संख्या बन गई है। तो आपको ये चीजें समझ में मेरे ख्याल से आ गई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करता हूं इन सबका, इसके बाद चलते हैं आगे। मैंने सबसे पहले आपको संख्याओं की शुरुआत की। मैंने फंडामेंटल नंबर या मूल संख्याएं या मूलभूत संख्याएं या कुछ भी आएगा तो आप लिखेंगे 0 से 9 तक की संख्याएं मूल संख्याएं कहलाती हैं या मूलभूत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न संख्याओं के बारे में आपने कहा कि जिन संख्याओं का निर्माण मूल संख्याओं से होता है या मूल संख्याओं से मिलकर बनी संख्याओं को व्युत्पन्न संख्याएं कहते हैं। आपने उदाहरण दे दिया कि सर 11, 12, 2000, 5000, 10,000, 25,000, जो भी आपको उदाहरण देना हो दे दिया। अब व्युत्पन्न संख्याओं के मैंने बोला कि व्युत्पन्न संख्याओं के बाद और संख्याओं के प्रकार। तो व्युत्पन्न संख्याओं में आपने लिखा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या को हमने एक एक करके पढ़ा। वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आपके दिमाग में जो भी संख्या आ रही होगी वो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि एक डिवाइन वर्ल्ड की बात है, कल्पना आदमी कर लेता है कि ऐसी संख्याएं हो जाएं। इसकी परिभाषा आपको 3 मार्कर में लिखना है, तो आप कैसे लिख देंगे कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। वे कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के उदाहरण में मैंने आपको बताया -√9, तो इसकी वैल्यू आती है 3i। आई को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा का मतलब काल्पनिक होता है, ये ठीक है। इसके बाद आती है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या में क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिश्रण से जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी आपकी मिश्रित संख्या, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया।
ये सारे प्रश्न 3 मार्कर में आपके बिल्कुल बनने की संभावना है। तो सारी की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई है कि कैसे लिखना है, और उदाहरण जरूर पुट करिएगा। बिना उदाहरण के मैथ में कोई मतलब नहीं है आपके प्रश्न का लिखने का। अगर आपसे काल्पनिक संख्या पूछा, आप -9 और ये 3i नहीं लिख रहे हैं, तो आपका उत्तर पूरा नहीं माना जाता, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग लिखेंगे भाई, और यहाँ पर मिश्रित संख्या जैसे मैंने आपको बताया, तो मिश्रित संख्या का भी आपको यहाँ लिखना है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है, और उसके बाद उदाहरण पुट कर देना है। उदाहरण पुट करने से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ ही नहीं, उसमें आपके आंसर की ना ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। आपको वो आंसर बहुत ऑथेंटिक लगता है कि कुछ चीजें मालूम है, सिर्फ फेकोलॉजी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आई। फिर इसके बाद अब हमने कहां तक पढ़ गए। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास जो रियल नंबर थे वास्तविक संख्या थी, उसके बाद इमेजिनरी नंबर थे काल्पनिक संख्या थी, उसके बाद मिश्रित संख्या थी। तो दोस्तों न मिश्रित संख्या से प्रश्न कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, न काल्पनिक संख्याओं से पूछे जाते हैं। बात तो होती है रियल नंबर से, क्योंकि रियल लाइफ में हम जीते हैं और रियल नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आ जाता हूं वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं, क्या लिखा मैंने, वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई, वास्तविक आपको बता दिया। अब इसके आगे अब वास्तविक संख्याओं को भी हम 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट इसका आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब्जेक्ट होने वाला आपका। एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को मैंने कहा कि भाई 2 प्रकार हो गए, एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपसे आएगा 3 नंबर में, सीधे सीधे लिखने को आएगा कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताइए। तो आप लिखेंगे वे समस्त संख्याएं जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। आपको एक चीज अभी बताऊंगा मैं कि डिनोमिनेटर अगर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, इसलिए नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। कई बार वो जब मैथमेटिक्स में फॉर्म में लिख देते तो लोग बहुत परेशान रहते कि ये किस टाइप की चीजें लिख दी। तो आप देखिए परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि वे संख्याएं जिन्हें PYQ, ऐसे लिख दीजिए, PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण बता दीजिए सर। अब कई बार जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, अगर ये 5 है भाई, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, 5 के अपॉन में 1 तो आ जाएगा ना, तो परिमेय संख्या तो है ना। 7/4 लिख दिया। उदाहरण बहुत सारे आपको पता होने चाहिए। 13/17 लिख दिया, 9/5 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, 11/16 लिख दिया। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। जहां पर हमेशा ये जरूर लिखना कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 हो गया ना तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या के बारे में अभी हम आगे और चर्चा करते हैं। सबसे पहले उसके बारे में हम अपरिमेय संख्या के बारे में देखें। देखिए आपको इसके बारे में बहुत डिटेल बताई जा सकती है, पर हमको सीधे सीधे एक टॉपिक दिया कि संख्या एवं प्रकार, तो हम उसके प्रकार को 3 मार्कर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपसे परिमेय संख्या पूछेगा, आप सीधे सीधे लिख देंगे वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। फिर वही MPPSC के स्टूडेंट की फेवरेट लाइन, यहाँ पर लिखा कि यहाँ जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दो जिनको PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सबसे सरल उत्तर है, तो वे समस्त संख्याएं जिनको PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। बोलेंगे सर कैसे, आप किन के बोल रहे हैं, आपने तो अभी यहाँ 5 लिख दिया था, वो भी परिमेय संख्या बता दिए थे। तो दोस्तों समस्त कर्ड करणी समझते हैं ना, करणी घात वाले जो होते हैं ना, कर्ड बोलते हैं इनको। तो समस्त करणी जो है अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। समस्त मैथमेटिक्स के सिंबल अपरिमेय संख्या में आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाला जी आता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण वाला जी, और ये जी एप्सिलॉन आता है, आपका पाई आता है, जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये काहे में आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या में आ जाती हैं। तो आप लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे आपकी, वे समस्त संख्याएं, क्या लिखेंगे, वे संख्याएं
जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। बोलेंगे कौन सी है भैया अपरिमेय संख्या? तो समस्त करनी जिनकी जो है, जैसे मैं बोल दूं आपसे √3, अब √3 बस नहीं, यहाँ पर करनी में कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 यहाँ पर करनी 5, यहाँ पर लिख दिया 2 करनी 9, मतलब जिनकी, ये 9 नहीं होगा, गलत हो गया ये, है ना, 9 नहीं होगा, इसकी तो वैल्यू आ सकती है, 9 का तो आता है ना वर्गमूल। तो ऐसे जिनका पूरा मान नहीं आ रहा है वो क्या किस संख्याओं में आ जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं में। तो परिमेय संख्या देखी आपने, अपरिमेय संख्या देखी, डेफिनेशन आपसे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण सहित लिख दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर भी कुछ और प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। आपको ये ऐसे सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें याद रहें और समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे अगर लाइंस में आ जाता है, टॉपिक लिखना चालू करता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20-25 लिख देता कि परिमेय क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, तो वो एक पूरा याद करने में बड़ी दिक्कत जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि मूल संख्या क्या है, व्युत्पन्न संख्या क्या है, व्युत्पन्न संख्या के बाद वास्तविक संख्या, ये तो आपका क्रम से चलता जा रहा है। आप इसी क्रम में अगर पढ़ेंगे तो नो डाउट कि आपको अच्छे से याद होगा। अब हम जाते हैं किसमें, आपका कौन सा टॉपिक अपना था? परिमेय संख्याओं वाला। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि क्या होती हैं। अब परिमेय संख्या लिख लेंगे, मैं परिमेय संख्या। अब कई बार लोग परिमेय संख्या और भिन्न में बड़े कंफ्यूज कि भैया उनको भी P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, इनको भी। तो मैंने क्या परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताई? वे संख्याएं जिनको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न की डेफिनेशन इससे अलग आएगी, मतलब कोई भी संख्या जिसको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होगी। जो P बाई क्यू के रूप में लिखी है वो जरूरी नहीं, पर जिनको लिखा जा सकता है, समझ गए? तो परिमेय संख्या दो प्रकार से आप यहाँ पर डिवाइड कर लेना। एक तो कर लेना आप पूर्णांक, क्या कर लेना? पूर्णांक। एक आप कर लेना यहाँ पर भिन्न। भिन्न हमारे चैप्टर में नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, भिन्न मत करना, आपको बिल्कुल यहाँ पर आने की संभावना नहीं है। भिन्न नॉर्मली पूछेगा, हमारे चैप्टर में संख्याओं वाला है, हमारे सिलेबस में संख्याओं वाला टॉपिक है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक की डेफिनेशन आ जाएगी भाई, पूर्णांक क्या होते हैं? तो समस्त धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये मिलाकर क्या बनता है पूर्णांक। कौन सी संख्याएं? समस्त धनात्मक, कौन सी? धनात्मक संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं प्लस शून्य भी पूर्णांक है, ठीक है, शून्य, ठीक है ना। ये तीनों मिलाकर क्या है? पूर्णांक। डेफिनेशन भी यही मिलेगी, समस्त धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को उदाहरण देना हो तो कोई से भी दे दो भाई। धनात्मक संख्या में देना है 10 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। ऋणात्मक देना है -4 दे दो। शून्य का तो शून्य है ही। ऐसे कितने सारे उदाहरण दे सकते हो। माइनस यहाँ पर 7 दे दो, यहाँ पर -125 दे दो, बड़ी बड़ी संख्या देना हो दे दो। उसके बाद यहाँ पर शून्य तो है ही, शून्य तो शून्य ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 112 दे दो, यहाँ पर 10,025 दे दो माइनस का। तो ये क्या है? सब पूर्णांक है, मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब मिलाकर क्या बन जाता है? आपका पूर्णांक बन जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि परिमेय संख्या में पूर्णांक क्या है। इसके बाद आता है भिन्न। भिन्न में और परिमेय संख्या में, भिन्न मतलब जो ये पूरा नंबर नहीं होगा, ये पूर्णांक तो पूरा नंबर लिखा ना मैंने, 5 लिखा, 7 लिखा, 112 लिखा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी नहीं आ पाती है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 11/9, इसको करते रहो सॉल्व, आएगा किसमें? डेसिमल के फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगी? ये भिन्न इस फॉर्म में आपकी डिराइव हो जाती है। तो ये भिन्न आपके बारे में आ गया। भिन्न के बारे में कोई आपको जानने की जरूरत नहीं, इसका तो अलग से एक लेक्चर बन जाए तो आपको 1.5-2 घंटे यही पढ़ाया जा सकता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो आपकी मूल रूप से संख्याओं पे और बात होगी वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो अपन ने देखा वो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। मूल संख्याएं क्या होती हैं, व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। इतनी चीजें अभी तक हमने देखी है। इसके आगे अब हम देखते हैं संख्याओं के और बहुत सारे प्रकार। संख्याओं के और बहुत सारे प्रकार देखना है आपको, तो आप आ जाइए यहाँ पर। एक आपके पास आती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या बोलते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोल लो। प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो बोलना हो बोल लो। तो दोस्तों
1 to इनफाइनाइट, कहां से, एक से लेके अनंत तक, एक से अनंत तक, डेफिनेशन यही बन रही है 3 मार्कर में, अनंत तक, एक से लेके अनंत तक, 1 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर हैं वो समस्त प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या है, आपके प्राकृत संख्या कहलाती है। एक आपसे प्रश्न पूछ लेगा, बहुत डीप बात बता रहा हूं, कि आपसे पूछेगा व्हाट इज हिंदू अरेबिक नंबर, क्या पूछेगा, हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं, पूछ लेगा 3 नंबर में, तो बैठोगे बोलोगे कहां, ये कभी नहीं पढ़ा, हिंदू अरबी संख्या, हिंदू अरबी संख्या, इंग्लिश वाले बोलेंगे हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है। तो दोस्तों यही होता है, प्राकृत संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर। अगर 3 मार्कर में पूछ ले कि हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है, तो आप बता देना कि समस्त प्राकृत संख्याओं को हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। आपसे धोखे से और घुमाना चाहे, बोल दे कि प्रथम 5 हिंदू अरेबिक नंबर का सम बताइए, टोटल बताइए, तो आप और परेशान, आपको यही नहीं पता कि हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर इतनी चीजें कर सकते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना आप, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा जगह मिलेगा नहीं आपको, तो यहाँ पर आप यहीं से इसको उठा लेना। इसके बाद आता है पहला, ये तो आपको बताया मैंने, फिर इसके बाद आपको बता रहा हूं मैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर, यानी या फिर हम प्राकृत संख्या में शून्य और लगा दें तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। जो आपको डेफिनेशन अच्छी लगे, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर या प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, प्रकट संख्याओं में शून्य मिला देने पर वो आपकी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या कहला गई है ना। तो आपकी प्रकट संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद ऐसे ही नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे आप बहुत सारे आपको नंबर मिलने वाले हैं आज। अब आपका एक मान के चलिए आ गया सम संख्या, बोलोगे सर सम संख्या, हाँ सम संख्या भाई, सम संख्या। बढ़िया डेफिनेशन बता रहा हूँ, यही डेफिनेशन आप एक एक लाइन की लिखो। जैसे मैंने आपको प्राकृत संख्या की बताई 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, आपको पूर्ण संख्या बताई 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, सम संख्या बताई तो वे समस्त संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, क्या हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, वो है ना, या फिर जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद विषम संख्या आएगी, क्या आएगी, विषम। 3 मार्कर में आप ये लिख लेंगे ना सारी चीजें, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, ठीक है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। सीधी सीधी लाइन में, एक लाइन में डेफिनेशन लिख दो, या फिर लिख दो जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, दोनों आप लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो कौन कौन सी संख्या देखी मैंने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 to इनफाइनाइट, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 to इनफाइनाइट, सम संख्या क्या होती है जो 2 से डिविजिबल हैं, द नंबर विच डिविजिबल बाई 2। उसके बाद विषम संख्या क्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी, तो इतनी चीजें आप याद रखो। इसके आगे चलते हैं हम और नंबर पे, फिर इसके बाद हम इसके रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद आपके पास एक आ जाएगा भाज्य संख्या, आ गई, क्या आ गई, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या आ गई। भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कुछ लोग भाज्य संख्या को ऐसे समझते हैं कि जिसमें मतलब जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो गई, ये डेफिनेशन नहीं बनती है, ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं बनती। तो आपको इसकी डेफिनेशन ऑथेंटिक लिखनी है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो क्या, कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। क्या डेफिनेशन लिखना है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं वो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। देखते हैं क्या होती हैं भाई, 2 से अधिक गुणनखंड, कितने, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए भाई, पहली चीज तो ये, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करता हूं मैं, 2 से अधिक गुणनखंड ले लेते हैं अपन, 2 से अधिक गुणनखंड लेना है, कोई भी संख्या आप लीजिए। मान चलिए आप बोलते हैं सर 4 दे दो, 4,
4 के गुणनखंड करना चालू करो। 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 गुणनखंड हो गए, तो 4 क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डेफिनेशन एक लाइन में यही लिखना है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या होगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना, भाज्य संख्या आप उदाहरण लिखना चाहो तो लिख देना, 4 लिख दो, 9 लिख दो, आप लिख दो 12, आप लिख दो 15, ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं तो हैं, तो उदाहरण भी लिख सकते हो। ऐसे आप आगे तक जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य, भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझिए क्यों महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादातर बनने की संभावना है। अगर संख्या वाला चैप्टर है, अभाज्य संख्या है, तो इससे ही बनने की संभावनाएं बनती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डेफिनेशन एक लाइन में, कई लोग डेफिनेशन कई जगह ये पढ़ने मिल रही है कि वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी डेफिनेशन अगर लिखोगे तो एक भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है और एक से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी याद रखना है आपको, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको डेफिनेशन कौन सी लिखना है कि वे समस्त संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अब बोले आपने सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं, तो आपको कौन सी ऐसी समस्त संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब आप बोल दो ऐसी कोई भी संख्या, पहली चीज तो 2, पहली चीज तो 2, दूसरी चीज 3, इसके बाद 5, ऐसे आप जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद आएगा आपका 7, इसके बाद 11, इसके बाद आपका आएगा 13, इसके बाद आपका आएगा 19, 17 भी आएगा, सॉरी, है ना, 17, फिर 19। तो ये क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड है, ना 2 से कम गुणनखंड है ना 2 से ज्यादा गुणनखंड है। बोलोगे सर कैसे, 2 के 2 ही गुणनखंड है, या तो ये 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 के 2 ही गुणनखंड है, या तो 3 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 के 2 ही गुणनखंड है, तो सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो, तो आप बोलना सर 2 है। क्या बोलोगे, सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 3 नंबर में ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं भाई आजकल, आप देखेंगे पुराने पेपर भी 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। अब वहीं आपसे नहीं होना तो पूरे 3 गलत होते हैं, तो आपको लिखना है 2। उसके बाद अगर पूछ लिया 2 किसे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो क्या लिखोगे, 3, क्योंकि विषम अभाज्य संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ लिया तो 3 बताओ। अब अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो क्या बताओगे, कोई बता सकता है, मुश्किल है कोई बता सकता हो, कोई इंसान तो नहीं बता सकता, रोबोट बताता है। रोबोट कौन, रजनीकांत। आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है, उसमें जब टेबल के सामने रजनीकांत बैठते हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो रजनीकांत उसमें बताते हैं। तो आप लोग मूवी देखिएगा, मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि होती नहीं, मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सी होती है। आप लोग देखना हो तो वो शॉर्ट्स कहीं से देख सकते हैं। तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या में आपसे क्या बताया कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके उदाहरण दे देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक और छोटा सा, ये कोई वैलिड प्रश्न नहीं है, फिर भी 0 से लेके 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या बताओ। अब ये इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, कहीं से ट्रिक मिलने वाली भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, मेरे को बनती है इसलिए आपको भी बनने लगे। 15 होती हैं, 0 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से लेके 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो बता देना 15, 10, 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे पूछेगा भी नहीं, पर अगर धोखे से पूछ ले कि 0 से 50, तो आपको लिख के देखना पड़ेगा। आप लिख के देख सकते हैं तो आपकी आएंगी 15, और 50 से लेकर 100 के बीच में आप लिख के देखेंगे तो आपकी 10 अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो हमने यहाँ पर भाज्य संख्या देखा, अभाज्य संख्या देखा। अब एक होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभाज्य संख्याओं से ही सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बनती है। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं को जोड़ा जिनको केवल एक ही फैक्टर हो, 1 हो, वो जो केवल 1 से कटती हो, वो कोई सी भी संख्या हो। अब मैं 2 संख्याएं लिख के बताता हूं आपको, उनमें आप बताना है ना, आपको देखना है कि कौन सी अभाज्य। अब मान के लिए यहां लिख दिया 7 और यहां लिख दिया 11,
अब ऐसा कोई कॉमन नंबर है क्या जिससे ये दोनों कट जाए? कॉमन नंबर ऐसा हो जिससे ये दोनों कट जाए? नहीं है। तो ये क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया 24 और लिख दिया 11, 24 और 11। अब आप बोलोगे सर 24 तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, पर ये 11 कटेगा क्या? तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। एक ही ऐसी दो संख्या है जिससे दोनों कट जाएं। अब अगर लिख दूं यहां पर 3 और 9 तो इसका कॉमन फैक्टर आता है, तो ये नहीं होगी सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन गुणनखंड 1 हो या 1 से ही विभाजित होती हो, वो कहलाएंगी सहअभाज्य संख्या। 3 मार्कर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये सारे प्रश्न, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि उसके बाद आगे की संख्याओं में चलते हैं। वास्तविक संख्या तक हमने रिवीजन कर लिया है, इसके बाद परिमेय संख्या का भी कर लिया है, इसके बाद प्राकृत संख्या पढ़ी मैंने, उसके बाद पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें पढ़ी संख्याओं के चैप्टर में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। ये भी संख्या का एक प्रकार है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या। बोले सर ये क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या? बहुत आसान है, आप देखिए क्या होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। बोलोगे कितनी सरल बात है, 4, 9, 25, 16 जो भी है, तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ये हो गया आपका। पूर्ण घन संख्याएं भी लिख सकते हो, ये भी आता है कभी कभी प्रश्न में। पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बोलोगे ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सकता है, कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण घन संख्याएं। बोलोगे सर कौन सी? 8 हो गई, 8 के बाद आपका 27 हो गया, 27 के बाद आपका 64 हो गया, 125 हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 25 5 125। तो ये क्या है? पूर्ण घन है, इनका पूर्ण रूप से घनमूल निकाला जा सकता है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। पूर्ण घन संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इतनी चीजें हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में देखिए। संख्याओं के यही टाइप हैं, यही महत्वपूर्ण टाइप है, इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इतने सारे नंबर जो मैंने आपको बताए हैं ये आप एकदम याद रखना कि कौन कौन से नंबर हैं। दोस्तों ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने अगर आपको अच्छे से बताया तो आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने नोट्स खुद से बना के लिख सकते हैं कि ये हमको आएगा। अब मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है, तो जितने लोग लेक्चर देखते हैं सारे तो मैथमेटिक्स फील्ड से होते नहीं है, कोई बायो वाला होता है, कोई आर्ट्स वाला होता है। तो मैथ की कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको 3-4 बता देता हूं, जिससे आपका क्या होगा कि आगे की सारी मैथ आपको इजी लगेगी और वो सारी चीजें संक्रियाएं करने में सरल होंगी, वो कहीं भी आप करेंगे तो इजी होंगी। तो कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं हम मैथ की अगली स्लाइड में। जैसे दोस्तों सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि कई बार लोग प्लस माइनस के जोड़ घटाने, गुणा भाग में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो हम उसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर यहाँ पर कोई संख्या प्लस की लिखी है, कोई संख्या प्लस की लिखी है और उसमें प्लस करना है अपन को, कोई प्लस की संख्या, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। मतलब उदाहरण के रूप में अगर आप देखें 4 लिखा है प्लस 6 लिखा है तो जनरल सी बात है प्लस का ही 10 आएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, ये तो सरल था। अब कोई संख्या माइनस में लिखी है, उसके साथ कोई संख्या जोड़नी है, वो संख्या प्लस में लिखी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये होता है कंफ्यूजन का विषय। बहुत सारे लोग जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको बहुत कंफ्यूजन होगा, जो मैथ वाले होंगे तो बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान सी चीज। तो जब प्लस की एक संख्या हो, एक संख्या माइनस की हो, तो क्या करना है, बिल्कुल दिमाग में रख लो कि धन ऋण के जोड़ में जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। क्या बोला मैंने? जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण ये भाई -7 लिखा मैंने, प्लस का निशान है प्लस लगा दो। 4 लिखा मैंने, 4 लिख दिया मैंने। अब 7 बड़ी है 4 छोटी है, तो 7 में से 4 घटाओ और माइनस का निशान लगा दो। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर केवल 3 लिख देंगे कुछ लोग, वो बहुत बड़ी गलती है। तो धन ऋण के जोड़ में जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देते हैं। ये बस सीधी सी लाइन है, समझ गए ना? बड़ी संख्या का निशान लगाना है। अगर ये 7 प्लस का है माइनस का 4 है, तब तो आपको बनता है कि 3 आता है। तो 3 मतलब क्या, ये प्लस है ना, 7 क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर बनता है। अब ये तो ये एक चीज प्लस प्लस की थी, एक चीज प्लस माइनस की थी। अब आपके पास अगर एक प्रश्न और आ जाता है, ये पहला, ये दूसरा
और एक आप देखते हैं तीसरा। तीसरा आप देखिए, अगर आपके पास यहां पर आ गया कि दोनों माइनस के, माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या होगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, -7 प्लस यहां पर एक और -7 है, तो ये भी 7 ही हो जाएगा, तो -7 और -7। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या होगा। बहुत सारे जो नॉन मैथमेटिकल है ये सारी चीजें गलत करते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो ये चीजें बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो -7 और -7 जब दोनों संख्याएं माइनस की हो और जुड़ घट रही हो, तो दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो और माइनस का साइन लगा दो। क्या कर दो, माइनस का साइन लगा दो। तो माइनस का 14। अरे हाँ ना, क्योंकि अगर आपके पास, मैंने कहा कि आप -7 में, मतलब आप 7 रुपए की उधारी में है और -7 और ले लिया आपने, तो आप माइनस के 14 में हुए ना। क्या हुए, माइनस के 14 में हुए। तो आपका क्या हुआ, ऋण में आपका बढ़ा ना, तो ये ऋण का 14 आ गया। तो आपको क्या करना है, दोनों माइनस के हो, जुड़ रहे हो तो जोड़ देना है। धन ऋण का हो तो बड़ी संख्या का निशान लगाना है घटाने के बाद, और धन धन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इतनी संक्रियाओं के बाद और आप देखिए आपके पास क्या आएगा, यहां पर एक आपके पास आएगा गुणे का। गुणे का भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट है आपको गुणे का। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है, उसके साथ गुणा हो रहा है किसी प्लस की संख्या का। एक संख्या माइनस की, उसके साथ गुणा होगा किसी प्लस की संख्या का, तो हमेशा माइनस की संख्या आएगी। कौन सी आएगी, हमेशा माइनस की। मतलब -4 गुणे 6, तो हमेशा माइनस का 24 आएगा। तो गुणे में एक संख्या धन की है, एक ऋण की है, तो हमेशा ऋण की संख्या आएगी। फिर देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट, अगर दोनों संख्या ऋण की है, ऋण गुणे ऋण, तब क्या आएगा। अगर ऋण और ऋण का गुणा हमेशा क्या होता है, धन। मतलब अगर -6 गुणे -7, तो आएगा धन का 42। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। और ये मतलब ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, तो आगे की मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। इसके बाद थोड़े से और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आप, बहुत छोटी छोटी चीजें। अभी मैंने आपको जीरो वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, आपसे बड़े बड़े भाग बनते हैं। आप अगर एक भाग ये है कि 0 डिवाइडेड बाई 1, बहुत सारे लोग आंसर में हो जाएंगे कंफ्यूज कि 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन आ गया 1 डिवाइडेड बाई 0, तो आंसर क्या होगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन आ गया 0 डिवाइडेड बाई 0, इस टाइप के प्रश्न अगर कहीं संक्रियाएं करते में फंस गए, तो भाई आंसर क्या आएगा। तो 0, इसमें आपसे अभी पढ़ भी लोगे ना, तो आपको बाद में क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा याद रहे। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 अगर है, तो हमेशा 0 आएगा। 1 का मतलब n है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 10,000 20,000 50,000, तो नीचे कोई सा भी नंबर होगा तो वो 0 आंसर आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 है, तो हमेशा इनफाइनाइट आंसर आएगा। अगर नीचे 0 हो, ऊपर कोई भी संख्या है, बस ऋणात्मक ना हो। ठीक है ना, 0 डिवाइडेड बाई 0 तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 0 तो 0 आएगा। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट के रूप में आपको एक ट्रिक टाइप की बताता हूं, कैसे याद रखोगे आप। ऊपर 0 है, उसको एक बलून समझो, नीचे 1 है, एक कोई बड़ी चीज रखी है नीचे, तो बलून किसी बड़ी चीज के ऊपर गिराओगे ना, तो वो बलून ही रहेगा, कोई उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो 0 अगर नीचे है तो ये आ गया। 1 है, ऊपर भारी चीज हो गई ना, नीचे बलून है, ऊपर भारी चीज है, तो ऊपर से हमने पटका तो बीच से क्या हो गया, दब गया। क्या हो गया, बीच से दब गया, और दबा तो क्या बना, इनफाइनाइट का साइन बना। तो अगर ऊपर भारी चीज है, नीचे गोला है, नीचे शून्य है, तो क्या हो गया, ये हो गया। अब बलून है ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों का क्या हो गया, सम 0 हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। आज मैंने पूरा आपको संख्याओं का बेसिक बताया है कि संख्याओं में आपकी संख्याएं के प्रकार कौन कौन से हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या, ये संख्या, वो संख्या। एक बार पूरा क्विक रिवीजन करता हूं, उसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास से कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि संख्या एवं प्रकार हमारे मैथ के सिलेबस में है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर संख्या एवं प्रकार। तो संख्याओं की हमने मूल संख्या देखा, मूल संख्याओं के बाद हमने व्युत्पन्न संख्याएं देखी, व्युत्पन्न संख्याएं देखी। मूल संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर। व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं, जो मूल संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्युत्पन्न संख्याओं के मैंने आपको 3 प्रकार बताए। एक तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं या इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और जो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनेगी वो मिश्रित संख्याएं कहलाएंगी।
इसके बाद वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको दो बताई, एक बताया परिमेय संख्या, एक बताया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने बताई वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिनको PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के रूप में समस्त कर्ण, समस्त कर्णीय, कर्णी घात 5, 6, 6, 7, 8, 9 जो भी है तो वो हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया परिमेय संख्या में पूर्णांक बताया और भिन्न बताया। पूर्णांक में मैंने आपको बताया कि समस्त धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। और फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसके बटे के फॉर्म में 11/9 लिखा है, जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकल रहा वो कहलाती है भिन्न। इसके बाद हम कुछ नए नंबर्स पे गए और जो संख्याओं के प्रकार हैं। प्राकृतिक संख्या तो आपके पास आई कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं को हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये आ सकता है कि हिंदू अरेबिक नंबर क्या है, तो प्राकृत संख्याओं को हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर है। सम संख्याएं क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाएं या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया भाज्य संख्या, तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इसमें आप जरूर याद रखना, ना तो 2 से कम गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। इसलिए एक भाज्य संख्या भी नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि एक के ना तो 2 गुणनखंड है, ना तो 2 से कम गुणनखंड है और 2 से ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो क्या है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 बताओगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताएगा तो 3 बताओगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपसे पूछा गया कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपने बता दी कि जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया कि ये कॉन्सेप्ट आपके कौन कौन से बताए मैंने, कि धन ऋण के जोड़ में क्या क्या होता है, कैसे धन धन का मिलके धन होता है। धन ऋण को जोड़ते हैं तो जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान लगा देते हैं। ऋण और ऋण आते हैं तो जोड़ में ऋण का निशान आता है, गुणे में धन का हो जाता है। ऋण और धन आते हैं तो गुणे में ऋण का निशान होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो बताए हैं यही आपको साथ में लेकर चलना है। और अगली क्लास से हम इसके क्वेश्चन करना चालू करेंगे। क्वेश्चन की कैटेगरी बांट लेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन हमको करने हैं। हमारे में आप ये याद रखिए, कई सारे लोग चर्चा करते हैं कि सरलीकरण वाले क्वेश्चन करना है। क्या नहीं, सरलीकरण वाले क्वेश्चन नहीं करना है। संख्या वाले चैप्टर में हमको सिर्फ संख्या की नॉर्मल संख्या रेखा पर निरूपण वाली करना है, कि संख्या रेखा का विस्तार करके निरूपण करिए। उसके बाद घातांक के 2-4 क्वेश्चन हमको करने हैं। हमारे MPPSC में सिंप्लीफिकेशन थोड़ी, सिंप्लीफिकेशन तो अगर आप SSC CGL लेवल का जाएंगे पढ़ने तो उसकी तो क्लासें लगती हैं, कम से कम 20-25 क्लास लग जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन में आप परेशान मत होइए। संख्या एवं प्रकार पूछा था, प्रकार हमने सारे पढ़ लिए हैं, उसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन अगले क्वेश्चन में हम कुछ लेक्चर इसके पढ़ लेंगे। मूल रूप से हमारे जो पढ़ाई की यहाँ पर मैथ की जो क्वेश्चन आंसर आने की संभावना गुणनखंड और समीकरण वाले टॉपिक से, तो संख्या वाले से